इजी नहीं है सीए करना। सीए करना एक आर्ट है, आर्ट। काफ़ी अनोइंग आवाज़ थी ना? मुझे पता है, पर इससे ज़्यादा अनोइंग पता है क्या होता है? एग्ज़ाम्स में फ़ेल होना। अच्छे से पढ़ाई की, स्टडी प्लान फ़ॉलो किया, स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, सब कुछ सही किया था यार, फिर भी मेरा रिज़ल्ट फ़ेल क्यों आया? उससे भी ज़्यादा बुरा पता है क्या लगता है? जब कोई ये बोलता है कि तुम उस रिज़ल्ट से मूव ऑन कर जाओ। यार ऐसे कैसे मैं मूव ऑन कर जाऊँ? मेरा रिज़ल्ट था। मुझे पता है फ़ेल होने में कितना दर्द होता है। पता है शायद मैं जितना एक्सप्लेन कर पा रही हूँ उससे बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा है और मैं तुम्हें नहीं समझा सकती कि मेरे अंदर क्या-क्या बातें चल रही है। सबने मुझे समझाया कोई बात नहीं सिर्फ़ एक रिज़ल्ट ही है। तूने अपना बेस्ट दिया था, कोई बात नहीं तेरे हाथ में सिर्फ़ बेस्ट देना था ना। तूने वो किया। यार थोड़ी-सी बस कमी रह गई थी, बहुत क्लोज़ मार्क्स थे, नेक्स्ट टाइम पक्का हो जाएगा, बस अपना बेस्ट दे। पर यार रिज़ल्ट में फ़ेल देख के जो सेल्फ डाउट मेरे दिमाग में बैठ गया है, उसके साथ मैं बेस्ट कैसे दे दूँ? पता है बुक्स खोलती हूँ ना तो मुझे डर लगता है। डर लगता है कि यही सब मैं पढ़ के गई थी फिर भी एग्ज़ाम में मुझे नहीं याद आया। डर लगता है कि मैं फिर से अपना बेस्ट दूँ और रिज़ल्ट मेरा बेस्ट नहीं आया तो मैं क्या करूँगी? डर लगता है कि फिर से अगर रिज़ल्ट में अनसक्सेसफुल दिखा, तो मैं कैसे फ़ेस करूँगी? इतने सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चलते थे जब मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आता था, कि पढ़ाई तो दूर बुक्स छूने से भी मुझे डर लगता था। और पूरा दिन सिर्फ़ मेरा लेटे-लेटे निकल जाता था और मैं यही सोचती रहती थी कि मैं कैसे खुद को इन सब से बाहर निकालूँ? क्योंकि कहीं न कहीं मुझे चीज़ें करनी थी यार। मुझे रिज़ल्ट अपना पॉज़िटिव चाहिए था, मुझे सक्सेस चाहिए थी और मुझे पता था कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होने के बाद एक दिन मैंने सोचा कि यार इतना बुरा तो हो ही चुका है, अब इससे बुरा क्या होगा? चलो मैं ये सोच के देखती हूँ कि मैंने जो भी प्रिपरेशन की थी, जिस दिन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उस दिन से मैंने क्या-क्या गलतियाँ की। एंड ट्रस्ट मी पूरी जर्नी याद करने के बाद ना मेरे अंदर से सिर्फ़ एक ही आवाज़ आई थी कि यार कहीं न कहीं ना मैं थोड़ा-सा शॉर्टकट ढूँढ रही थी। मैं ढूँढ रही थी कि थोड़ी-सी कम पढ़ाई करके मुझे ज़्यादा रिज़ल्ट मिल जाए, थोड़ी-सी कम प्रैक्टिस करके मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल जाए और थोड़ी-सी मस्ती भी करके मुझे 100% रिज़ल्ट मिल जाए। पता है 80% ऑफ द टाइम जब रिज़ल्ट आपका एज़ एक्सपेक्टेड नहीं आता है, कहीं न कहीं पता होता है कि यार रिज़ल्ट यही आने वाला था, बस हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें ना फ़ेल होने से बहुत डर लगता है। मैं बताती हूँ कैसे। एक अटेम्प्ट मेरा ऐसा था जिसमें मैंने प्रिपरेशन ऑनेस्टली 60-70% की थी। एबीसी कैटेगरी फ़ॉलो किया था, एबी कैटेगरी की थी, सी नहीं की थी। बहुत सारा कोर्स छोड़ा था, जो मेजर पोर्शन था सिर्फ़ इतना ही किया था, माइनर पूरा छोड़ दिया था। एग्ज़ाम दे के आई थी, मुझे पता था कहीं न कहीं कि मेरा नहीं होने वाला है। फिर भी रिज़ल्ट वाले दिन मैं ये मना के बैठी थी कि भगवान जी कोई चमत्कार कर दो और मैं पास हो जाऊँ। फिर जब रिज़ल्ट आया, तो यार मुझे पहले से ही पता था कि आई वाज़ नॉट दैट प्रिपेयर्ड तो मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव ही आना है। पर रिज़ल्ट देखने के बाद भी आई वाज़ सैड और मैं रो रही थी, क्योंकि मैं वो फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी या फिर शायद मैं अपनी ही गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ एंड इफ रियली तुमने अपना एम सेट कर लिया है कि तुम्हें सितंबर में एग्ज़ाम क्लियर ही करना है, देन कमेंट सितंबर 2025 एंड मैं अभी कुछ 6-7 टिप्स ऐसी शेयर करने वाली हूँ। टिप्स क्या एक्चुअली वो मेरी गलतियाँ थी जो मैं कहीं न कहीं अपनी प्रिपरेशन में कर रही थी और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो गलतियाँ हैं एंड उसके कारण मेरा रिज़ल्ट इफ़ेक्ट हो रहा है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए अप्लाई करो। सिर्फ़ उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है जिसमें एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर किए थे, एग्ज़ाम्शन आया है तो भी उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि कहीं न कहीं यार देखो 100 मार्क्स तो नहीं आए ना, तो अपनी कॉपी देखने से गलतियाँ समझ आती है और नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ फिर से नहीं होती हैं। इसीलिए सारे सब्जेक्ट की कॉपीज़ अप्लाई करनी है। देन कॉपी आने के बाद सारे के सारे आंसर्स मैक्सिमम आधा घंटा लगने वाला है। सारे आंसर्स अपने खोलो, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स इफ़ नहीं तो आईसीआई का कोई मिलता-जुलता आंसर खोलो, मैच करो एंड देखो कि डिफ़रेंस कहाँ-कहाँ आ रहा है। स्पेशली न्यूमेरिकल पार्ट में देखो तुमने कौन-कौन से वर्किंग नोट्स नहीं बनाए थे, कौन-कौन से स्टेप्स तुमने मिस किए थे जिसके कारण तुम्हारे मार्क्स फालतू में कटे हैं।
देखो कहाँ-कहाँ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम थी और कहाँ-कहाँ प्रैक्टिस में कमी थी। सबसे बेस्ट इवैल्यूएशन अपनी एग्ज़ाम की सर्टिफाइड कॉपीज़ को देख के होता है, ट्रस्ट मी। सेकंड, इफ तुम्हारे मार्क्स 45 प्लस है बट एग्ज़ामिनेशन नहीं आया है, तो तुम्हें एक्चुअली प्रैक्टिस की बहुत कमी है, तुम्हें प्रैक्टिस और ज़्यादा करना पड़ेगा। सी जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें अपनी नई-नई गलतियाँ पता चलेगी एंड वो गलतियाँ अभी इसीलिए सामने आना ज़रूरी है ताकि वो एग्ज़ाम में तुम सही करो और एग्ज़ाम में वो गलत नहीं करो। सो प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड इफ तुम्हारे 40 टू 45 मार्क्स के बीच आए हैं या फिर 40 से कम है, तो देखो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, उसको पॉलिश करो, उस पे काम करो, चीज़ों को और अच्छे से रिवाइज़ करो, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इश्यू है। अभी टाइम है, थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग बनाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है। अभी लगता है कि यार ठीक है, 40 आ गए थे, नेक्स्ट टाइम फिर इसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं यार, अभी 40 आए हैं, नेक्स्ट टाइम यू डोंट नो एग्ज़ाम पेपर कैसा आने वाला है, थोड़ा-सा टफ आ गया, थोड़े से क्वेश्चन्स ऐसे आ गए जो तुम छोड़ के गए थे, तो 40 के नीचे चले जाएँगे मार्क्स एंड फिर जितनी इतनी सारी पढ़ाई की है सब वेस्ट हो जाएगी। एंड नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिस्टेक जो मैंने की थी एंड तुम्हें प्लीज़ नहीं करनी है। मैं ना जब भी रिवीजन करती थी तो मैं पढ़ती जाती थी, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करती थी, क्वेश्चन जिसमें जिसमें मुझे डाउट है वो मैं रिवाइज़ कर लेती थी एंड मुझे लगता था कि वो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है, तो अब मुझे वापस उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। बट ऑनेस्टली यार एग्ज़ाम में ना जो भी तुम आंसर शीट में अपने लिखने वाले हो, उस बेसिस में मार्क्स मिलने वाले हैं। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इन सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो आंसर शीट में तुमने प्रेज़ेंट किया है सिर्फ़ उस बेसिस में तुम्हें जज किया जाने वाला है एंड ये तुम्हें भी पता है बहुत अच्छे से। तो ये जो रिवीजन वाला फ़ेज़ होता है ना, इसमें बीच-बीच में प्लीज़ इवैल्यूएट योरसेल्फ, इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन एंड उसके लिए मैं तो सिंपल सा जो भी क्वेश्चन बैंक में रेफ़र कर रही हूँ, उसके अलावा मे बी पास्ट पेपर्स, मे बी मॉक टेस्ट, मे बी आरटीपी, जिसमें मुझे क्वेश्चन के सीक्वेंस नहीं पता है एंड जिसको मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, उससे मैं उस टॉपिक से रिलेटेड रैंडम क्वेश्चंस पिक करती थी एंड उसको ना मैं पूरा लिख के सॉल्व करने का ट्राई करती थी एंड तक। एंड ऑनेस्टली मैं आधे टाइम अटक जाती थी बीच में जाके, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन बनता था बट यार मैं उसको ना एक एंड नहीं दे पाती थी, मैं उसको कंक्लूड नहीं कर पाती थी। पर इससे डरना नहीं है, क्योंकि अभी गलतियाँ कर ही इसलिए रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में सारी चीज़ें अच्छे से बने। सो जस्ट सॉल्व इट एंड उसको पूरा एंड तक सॉल्व करो, फिर एक्चुअल आंसर से उसे कंपेयर करो एंड चेक कहाँ-कहाँ तुमने गलतियाँ की हैं, कौन-कौन से स्टेप मिसिंग है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, उन सबको देखो। तुम्हें ना रिवीजन करने में भी समझ आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है एंड कहाँ पे तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड नाउ मतलब मैं एक ऐसा पॉइंट बोलने वाली हूँ जिससे शायद बहुत सारे लोग ऑफेंड होने वाले हैं एंड मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे दूँ, देखो अपना-अपना ओपिनियन है, अपनी-अपनी चॉइस होती है एंड अपने-अपने पढ़ने का स्टाइल होता है। बट कहीं न कहीं सिर्फ़ यूट्यूब रिवीजन वीडियोज़ देख लेना, ये सफिशिएंट नहीं होता है। पता है मैं क्या करती थी, मैं काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे होते थे, जिसका मैं सिर्फ़ यूट्यूब रिवीजन वीडियो 2 घंटे का, 3 घंटे का देख लेती थी एंड मुझे उस टाइम लगता था कि मेरा वो चैप्टर रिवाइज़ हो गया है एंड ऑनेस्टली उस दिन ना उस चैप्टर से रिलेटेड मुझे सब कुछ याद भी रहता था। बट मैं 1 दिन या 2 दिन बाद वापस उस चैप्टर को सॉल्व करने का जब ट्राई करती थी ना, तो मुझे चीज़ें देखी-देखी तो लगती थी बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। बट वहीं कोई चैप्टर में अगर 3 घंटे की जगह 5 घंटे दे के जब खुद से रिवाइज़ करती थी ना, 2 दिन बाद भी मैं वो चैप्टर उठाती थी तो मुझे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से टू द पॉइंट याद रहती थी। इनफैक्ट मुझे अपनी गलतियाँ, कौन से कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे थे, सब कुछ याद रहता था। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि यूट्यूब रिविज़न वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना अच्छी बात नहीं है। हाँ, कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है, 10 मिनट, 15 मिनट देखो, एक फ्लो बनेगा, देन यूट्यूब बंद कर दो, सारे गैजेट्स अपने साइड में रख दो एंड खुद से पढ़ाई करो। इनफैक्ट एग्ज़ाम के पहले जो 1.5 डेज़ होते हैं, उसमें भी प्लीज़ यूट्यूब रिविज़न्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा खुद से पढ़ाई करोगे तुम, जितनी ज़्यादा तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, उतने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स आएँगे। प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर सेइंग दिस, बट यार एग्ज़ाम अगर तुम्हें पास करना है तो पढ़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी। यूट्यूब में जो पढ़ा रहा है उसने एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। एक चीज़ और जो मैंने अपने एग्ज़ाम्स में गलती की थी, मैं ना ज़्यादातर क्वेश्चंस के ऑडिट कर देती थी एंड मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, ये मुझे बन रहा है। बट वही जब मैं उसे एक
कॉपी में सॉल्व करती थी तो मैं ना आधे में अटक जाती थी एंड कहीं न कहीं मुझे नेक्स्ट स्टेप याद नहीं आता था या फिर मुझे कन्फ्यूज़न होता था कि ये वाला स्टेप पहले करूँ या फिर ये वाला। एंड एक प्रॉब्लम मुझे और होती थी कि ऑडिट करने में मुझे क्वेश्चन समझ तो आ गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग पूरी बन गई, बट आईसीएआई का एक थोड़ा-सा खुद का प्रेज़ेंटेशन है जो मेरा एग्ज़ाम में नहीं आता था एंड कोई क्वेश्चन पूरा सही करने के बाद भी मेरे 2 मार्क्स फालतू के कट जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेप मार्किंग होती है। इसीलिए प्लीज़ ट्राई कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तुम खुद से लिख के सॉल्व करो। कुछ नहीं, रैंडमली क्वेश्चंस पिक करो, उसको एंड तक सॉल्व करो एंड देन कंपेयर विद द एक्चुअल सॉल्यूशन। तुम्हें खुद समझ आएगा डिफरेंस। एंड हाँ, पता है मेरे साथ एक चीज़ और हुई थी। मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ ना तो मैं बुक में बहुत मार्किंग, क्वेश्चन बैंक में मार्किंग करती हूँ एंड मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आया था। सो जब नेक्स्ट टाइम मैंने उसी बुक से पढ़ना स्टार्ट किया, स्पेशली उसी क्वेश्चन बैंक से पढ़ना स्टार्ट किया, तो क्वेश्चंस देख के ना कहीं न कहीं एक ब्लर सी इमेज मेरी आँखों के सामने आ जाती थी एंड मुझे लगता था कि नहीं, ये क्वेश्चन मुझे बनता है, तो मैं उसको ऐसे आँखों से देख के ऑडिट करके आधा-अधूरा सॉल्व करके आगे बढ़ जाती थी। बट उस टाइम में मुझे प्रॉब्लम ये हुई कि मैं एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट नहीं कर पा रही थी। इसीलिए इफ़ तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में बहुत ज़्यादा मार्किंग है या फिर तुम्हें बहुत ऑब्वियस हो जाता है वो क्वेश्चन देख के कि क्या है, मतलब काइंड ऑफ वो याद हो जाता है या रटने वाला सीन हो जाता है, तो प्लीज़ इफ़ यू कैन क्वेश्चन बैंक अपना चेंज करके ट्राई करो। हाँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि क्वेश्चन बैंक चेंज करके 100% प्रैक्टिस फिर से करो, बट कहीं न कहीं जब क्वेश्चन बैंक चेंज होगा ना, क्वेश्चंस के सीक्वेंस ऊपर-नीचे होंगे, तो वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड तुम्हारा होगा और वो चीज़ें वो जो याद होने वाली, रटने वाली होती है ना, वो नहीं होगी। सो येस, आई हैव शेयर्ड सम टिप्स एंड मिस्टेक्स जो मैंने की थी एंड मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज़ मत करना जिसके कारण मार्क्स कटे। कोई भी हेल्प चाहिए हो, समझ नहीं आ रहा है, टेंशन हो रही है, जस्ट आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प एंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छे से पढ़ाई करो, सब बहुत अच्छे से होगा। एंड हाँ, रिज़ल्ट अगर तुम्हारा नेगेटिव आया है, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं उसे भूल जाओ, मूव ऑन कर जाओ। बट हाँ, हाथ में बस यही है कि उस रिज़ल्ट से कुछ सीख के अब नेक्स्ट रिज़ल्ट में वो मिस्टेक्स को फिर से कमिट नहीं करना है एंड सितंबर वाला रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही लाना है। स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग एंड स्टे ट्यून्ड।